नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करते हुए नजर आए। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच 4 घंटे तक बातचीत चली। ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, जिनमें रणनीतिक, सुरक्षा, सहयोग, रक्षा, व्यापार और आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा और लोगों के बीच संबंध, इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल थे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। दोनों नेताओं ने 21वीं सदी में अमेरिका और भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नए 10 वर्षीय फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने की योजना की घोषणा की। यह एक फ्रेमवर्क 2025 से 2035 तक चलेगा और इस साल के अंत में इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। दोनों नेता लैंड और एयर सिस्टम सहित कई प्लेटफॉर्मों के लिए चल रही रक्षा खरीद बातचीत के साथ साथ सह उत्पादन समझौतों पर आगे बढ़ने पर भी सहमत हुए। इस साल में अमेरिका भारत में सैन्य बिक्री को कई अरब डॉलर तक बढ़ाएगा। भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान देने का रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया, दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 21वीं सदी के लिए अमेरिका भारत समझौते की शुरुआत की। यह समझौता अवसरों को बढ़ावा देने और सैन्य साझेदारी से व्यापार और निवेश के क्षेत्र में वाणिज्य और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए है। उदाहरण के लिए नेताओं ने मिशन 500 की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2030 तक कुल दोतरफा व्यापार को दोगुना से अधिक करके $500 बिलियन तक पहुंचाना है। नेताओं ने यह भी घोषणा की कि वे 2025 के अंत तक पारस्परिक लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत करेंगे। दोनों देशों ने यह निर्णय लिया कि वे माल और सेवाओं के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाएंगे। इसमें बाजार में पहुंच बढ़ाना, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम करना और दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण को मजबूत करना शामिल होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश में उच्च मूल्य उद्योगों में ग्रीनफील्ड निवेश करने की भी नई प्रतिबद्धता जताई गई है और संयुक्त बयान में भारतीय कंपनियों द्वारा $7 बिलियन से अधिक के निवेश का उल्लेख किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठा, हम उन्हें वापस लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि अवैध प्रवासियों की वापसी कहानी का अंत नहीं, एक इकोसिस्टम है जिसके खिलाफ कदम उठाना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वाशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान हाथ मिलाते नजर आए। दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। इस दौरान एक और यादगार वाकया भी देखने को मिला। एक वक्त ऐसा आया जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस में कुर्सी पर बैठने जा रहे थे, तब ट्रंप ने उनके लिए सम्मानपूर्वक कुर्सी पीछे खींची। इसके अलावा ट्रंप तब तक पीएम मोदी के पीछे खड़े रहे जब पीएम मोदी ने एक किताब पर अपने अनुभव साझा नहीं कर दिए। देखा जाए तो अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दम दिखा। बीते 24 घंटों में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिजनेसमैन एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्स, भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर विवेक रामास्वामी तक से मुलाकात की और बता दिया कि अब भारत झुकने के मूड में नहीं और अपने हित सर्वोपरि रखेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। आज की चर्चाओं में उनके पहले टर्म में हमारी उपलब्धियों का संतोष और गहरे आपसी विश्वास का सेतु था। साथ ही
नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी था। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव जी, देखिए, भारत और अमेरिका के दोस्ती के कसीदे तो आमतौर पर कसे ही जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिजनेसमैन एलन मस्क, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज, विवेक रामास्वामी, सबसे मुलाकात उन्होंने कर ली इतने कम समय में। ये किस ओर इशारा करता है? और जिस तरह से उनको प्रेसिडेंट ट्रंप की वार्मथ मिली है, एक तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया है, वो अपने आप में तो कहानी बताने के लिए पर्याप्त ही है। कुणाल, केवल हमें ये नहीं देखना है कि उन दोनों की वार्मथ क्या है, हमें ये देखना है कि भारत के टेक अवेज क्या हैं, भारत को इससे फायदा क्या होने वाला है, भारत को कहाँ सावधानी और सतर्कता बरतनी है। सबसे पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सबसे खूंखार व्यक्ति तैमूर राणा को भारत प्रत्यापित कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लामी आतंकवाद पर भारत और अमेरिका साथ साथ काम करेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि भाई खालिस्तानियों के खिलाफ आपकी कैसे क्या रणनीति रहेगी, तो उन्होंने केवल तैमूर राणा का हवाला दिया। उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों पे कुछ खास नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि आतंकवाद पर भारत और अमेरिका साथ साथ काम कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि टैरिफ लगाने के मुद्दे पर अभी भी ट्रंप प्रशासन अड़ा हुआ है। ट्रंप प्रशासन कहता है कि भारत अब विकासशील नहीं, अब विकसित राष्ट्र बन चुका है। तो विकसित राष्ट्र बन चुका है तो जितनी भी सब्सिडीज दी जाती हैं, जितनी भी छूट दी जाती है, वो भारत से वापस लेनी चाहिए। इस पर अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। अगर हम अपने विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा ध्यान से देखें तो उसमें साफ झलक रहा था कि अभी बहुत ज्यादा टसल चल रही है भारत और अमेरिकी खेमे में इस बात को लेकर के कि जितनी भी छूट दी जा रही है, ये जो टैरिफ है वो सख्ती से लागू ना किया जाए। हालांकि अप्रैल से ये टैरिफ लागू होना है और अमेरिकी प्रशासन ये चाहता है कि बराबरी का बिजनेस हो। अब ये संभव नहीं है, तो क्या इसके वेज होंगे, क्या मीन्स होंगे, ये अभी डिसाइड होगा। दोनों तरफ के ऑफिसर्स बैठेंगे, दोनों तरफ के राजनयिक बैठेंगे और उन पर बातचीत चलेगी। हाँ, इस जो मीटिंग हुई है, ये जो दौरा हुआ है, इसका फायदा ये हुआ है कि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको अमेरिका भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है। और किसी गैर नाटो देशों के साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि F-35 भारत में ज्वाइंट प्रोडक्शन करेगा अमेरिका। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल। हाँ, बोलिए। इसके अलावा अंतरिक्ष में भी इसरो और नासा दोनों मिलकर के काम करेंगे और एक सैटेलाइट छोड़ेंगे। ये भी एक बड़ा टेक अवे है भारत के लिए। बिल्कुल राजीव, और जिस तरह से ये बड़ी मुलाकात है और जिस बड़े टेक अवेज की ओर आपने इशारा किया, वह यह कहानी बताता है कि अब भारत और अमेरिका एक नई तरह से आगे बढ़ने की फिराक में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने गुरुवार को नाना पटोले की जगह हर्षवर्धन वसंतराव सपकाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने एक बड़ा फेरबदल किया है अपने टॉप लीडरशिप में महाराष्ट्र की। नाना पटोले की जगह हर्षवर्धन वसंतराव सपकाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाना पटोले ने विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। पिछले साल के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नाना पटोले के नेतृत्व में करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी को 16 विधानसभा सीटों पर ही जीत मिली थी। इसके बाद से ही उनके नेतृत्व पर सवाल उठना शुरू हो गए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 48 लोकसभा सीटों में से 13 सीटें जीतने में वह कामयाब रही थी। इसके बाद लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन सुधरेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई।
सपकाल महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें पिछले साल अगस्त में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन की जगह ली थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के बुल्ढाना सीट से हर्षवर्धन सपकाल विधायक चुने गए थे। 2019 में वो चुनाव हार गए। 2024 के विधानसभा चुनाव में ये सीट उद्धव ठाकरे गुट के कोटे में गई। यहां से भी शिवसेना शिंदे गुट के संजय गायकवाड़ विधायक हैं। 22 मार्च 2017 को राज्य के बजट सत्र के दौरान महाराष्ट्र के वित्त मंत्री और सुधीर मुनगंटीवार को बाधित करने और 4 दिन पहले विधानसभा के बाहर बजट की प्रतियां जलाने के कारण सपकाल को 18 अन्य विधायकों के साथ 31 दिसंबर तक निलंबित कर दिया गया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सरबजीत, तो अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, यह आम हो गया था कि कहीं न कहीं अब वहां के अध्यक्ष को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पेशकश उन्होंने की थी लेकिन मुहर भी लग गई। कितनी बड़ी यह खबर है और अब जिस नए चेहरे के ऊपर कांग्रेस ने भरोसा जताया है उसको लेकर पार्टी के अंदर क्या रिएक्शन? महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अब हर्षवर्धन सपकाल बनाए गए हैं नाना पटोले की जगह पे। हालांकि नाना पटोले के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव के जो लड़ा गया था, इसमें काफी हार का सामना करना पड़ा था और पार्टी के कुछ लोग उन पे आरोप भी लगाए थे कि उनकी कार्यकाल की वजह से ही हार का सामना करना पड़ा है। ताकि इसके बाद आला कमान ने अब निर्णय लिया है, अध्यक्ष पद का जो बदलाव किया गया है। आगामी चुनाव को देखते हुए अब इनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि किस तरह से कांग्रेस वापस अपने उस पे चुनाव में किस तरह से जीतती है। महानगर पालिका चुनाव हो और वहीं महाराष्ट्र का एक बजट सत्र शुरू होने वाला है 3 मार्च को, तो इसके पहले ही नियुक्ति की गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पहले का जो पदभार था उसको वापस लाने के लिए हर्षवर्धन कितना मेहनत करते हैं। नाना पटोले की जिस तरह से आरोप लगाए गए थे, क्या ये महाराष्ट्र के कांग्रेस जो कार्यकार का जो कार्य जो है अध्यक्ष पद है, जो नीचे के जो अधिकार जो कार्यकर हैं उनको कैसे संभालते हैं, कैसे उनको गाइडेंस करते हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती है, ये देखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबजीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस बीच एक और बड़ी खबर जहां किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जहां इसे खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक पहल की है। केंद्र सरकार के साथ किसानों के प्रतिनिधिमंडल की आज मीटिंग होने वाली है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसानों से जुड़ी हुई, जहां केंद्र सरकार और किसान के बीच जो आंदोलन और टसल की स्थिति है उसको खत्म करने के लिए सरकार ने पहल की है। केंद्र सरकार के साथ किसानों के प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में 28 सदस्य किसानों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य होंगे और उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डलेवाल भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। 14 सदस्य किसान मजदूर मोर्चा और 14 सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा के साथ राजनीतिक एसकेएम भी शामिल होंगे। ये मीटिंग चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में किसानों और केंद्र सरकार के बीच होगी। बैठक चंडीगढ़ स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में शाम 5:30 बजे होगी। ये मीटिंग किसान आंदोलन 2.0 के 1 साल पूरे होने के ठीक एक दिन बाद होने वाली है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर वार्ता सफल हुई तो 25 फरवरी को वह दिल्ली मार्च करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार के साथ बैठक 14 फरवरी की विफल रही तो किसान अपना आंदोलन और तेज कर सकते हैं और इसके लिए 25 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार की कृषि बाजार नीति के मसौदे को उनके मांग पत्र में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकजुट आंदोलन के लिए जनभावना को देखते हुए किसान नेताओं ने चंडीगढ़ बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। वहीं खनौरी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल शुक्रवार को 81वें दिन भी लगातार जारी रही। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय खन्ना जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संजय, तो देखिए ये किसानों की जो स्थिति है यह कोई नई नहीं है और लगातार किसान अपनी बातों को सरकार के सामने रखने की कोशिश करते हैं और एक तरफ डल्लेवाल साहब का वह अनशन जो इतने दिनों तक लगातार जारी है। ऐसे में अब यह जो नई बात निकलकर सामने आई है जहां किसान जो संगठन है और सरकार की मीटिंग है, इससे क्या कुछ उम्मीदें हैं और यदि कुछ ठीक ठाक नहीं बनता है तो फिर किसानों का अगला कदम क्या होगा? जी देखिए कुणाल, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि किसानों ने एक बार फिर सरकार के साथ बैठ करके बातचीत करने का मन बनाया है। किसानों की यही मांग है कि जो एमएसपी है उसको कानूनी रूप दिया जाए, जो उनका प्रारूप था जिसको कि केंद्र सरकार ने पहले मानने की बात करी थी, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो किसानों को बंद किया गया है उनको रिहा किया जाए।
इन्हीं सब मांगों को लेकर के किसान आज सरकार से मीटिंग कर रहे हैं। अगर ये मीटिंग सफल रहती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 25 तारीख को किसान फिर एक मीटिंग करेंगे और उसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। जी कुणाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे फिर दोबारा बाद में बातचीत करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज समापन होगा। समापन समारोह हल्द्वानी में होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी भाग लेंगे। तो यह बड़ी खबर राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अब 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा और इसमें शिरकत करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह इसमें सम्मिलित होंगे। सेना ने राष्ट्रीय खेलों में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए 38वें संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया और पिछले 6 खेलों में 5वीं बार उसके खिलाड़ी अव्वल रहे। आखिरी दिन यानी गुरुवार को सेना ने 9 और पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण शामिल थे। सेना के पास कुल 121 पदक, जिसमें 68 स्वर्ण, 36 रजक और 27 कांस्य पदक हो गए हैं। गोवा में 2023 के साल में राष्ट्रीय खेलों में वह महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर थे। इससे पहले लगातार 4 राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष पर रहे थे। महाराष्ट्र ने 198 पदक जीते, लेकिन 54 स्वर्ण, 71 रजत और 73 कांस्य थे। हरियाणा के 153 पदकों में 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य थे। कर्नाटक चौथे और मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर रहा। इसके बाद तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली रहे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ चुके हैं। सतीश, तो देखिए, एक और जब इस खेलों की शुरुआत हो रही थी, राष्ट्रीय खेलों की, वह उत्साह, और अब समापन समारोह की तैयारी। लेकिन इस बीच जो हुआ वह पूरी खेल भावना से हुआ और सर्विसेज और सेना ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ऐसे में अब समापन समारोह को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि खुद गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं? देखिए, आज जो है खेल, जो 38वां राष्ट्रीय खेल था, उसका जो है समापन होने जा रहा है और प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ जो है 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ। चाहे शासन प्रशासन की बात करो मैं, चाहे खिलाड़ियों की बात करो, सभी को जोश और खरोश था कि प्रदेश में इस बार राष्ट्रीय खेल हो रहा है और मेजबानी करने का मौका मिला था उत्तराखंड को। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मेजबानी करी उत्तराखंड ने और काफी हद तक उत्तराखंड के युवाओं ने भी इतना अच्छा प्रदर्शन करा कि जो उत्तराखंड को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरीके के खेल होना और इस तरीके एक बहुत बड़ा सौभाग्य था उन युवाओं के लिए, जो क्या कहते हैं खेल भावनाओं में बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था और उन युवाओं के लिए जो खेल से जुड़े हुए हैं, उन युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य था। तो आज समापन होगा और बहुत भव्य तरीके से, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और वह अन्य कुछ गणमान्य नेता या और कुछ बॉलीवुड स्टार भी पहुंचे हैं और जो है हल्द्वानी में इसका जो है समापन होना है और काफी हद तक जो है प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है कि प्रदेश में अब जो है प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि इस तरीके का राष्ट्रीय खेल होना एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। वहीं महाकुंभ में इन दिनों सनातन को मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ यह स्थल है और इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए देश ही नहीं विदेश से लोगों के आने का क्रम लगा हुआ है। वहीं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने माघ पूर्णिमा पर आयोजित महाकुंभ स्नान की भीड़ को देखते हुए सनातन धर्म पर तंज कसते हुए कहा कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा। इसका मतलब है कि आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा और भीड़ देखने से ऐसा लग रहा है कि अब नर्क में कोई नहीं जाएगा, उसके लिए जगह नहीं बचेगी और स्वर्ग में हाउसफुल हो जाएगा। वहीं उन्होंने महाकुंभ के लिए सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। तो गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने संगम के विषय पर, महाकुंभ के विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं।
और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया है। अपने बयान में मौलाना ने कहा कि इस दिन अश्लीलता फैलाने और अभद्रता करने के लिए नौजवान लड़के लड़कियां गैर रिश्तेदार अनजान लोगों संग पार्क में होटलों में बैठकर अश्लीलता फैलाते हैं, समाज को खराब करने और नजरों को झकझोर देने वाली हरकतें करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति और शरीयत भी इसकी इजाजत नहीं देती है। ये एक यूरोपियन संस्कृति है, इसकी इजाजत नौजवानों को कतई नहीं दी जा सकती और घर में माँ बाप को चाहिए कि उनके बच्चे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं उस पर नजर रखें। इस बात की इजाजत नहीं देती है। ये दरअसल यूरोपियन कल्चर है। वैलेंटाइन डे गोया कि ये दिन अश्लीलता फैलाने के लिए और उरियानियत और फहाशी के लिए नौजवान लड़के और लड़कियां अनजान गैर रिश्तेदार अजनबी नामहरम के साथ बैठ करके पार्कों में होटलों में अश्लीलता फैलाते हैं, समाज को खराब करने वाली और अपनी नजरों को झकझोर करने वाली हरकतें करते हैं। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमारा भारतीय कल्चर, हमारे हिंदुस्तानी तहजीब भी इस बात की इजाज़त नहीं देती है। ये दरअसल यूरोपियन कल्चर है। वैलेंटाइन डे आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। यह स्कैम सस्ती वेबसाइट्स और नकली रिव्यू प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को पहले छोटे छोटे इनाम देकर भरोसा जीतते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें भारी रकम निवेश करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही मामला उत्तराखंड से सामने आया है, जहां नैनीताल निवासी एक पीड़ित ने सोशल मीडिया विज्ञापन में उसके जरिए 90 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन पर क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज गया और वहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी की गई। उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह ने इस मामले का खुलासा किया और बताया कि 2 लोगों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। बीजेपी ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर कांग्रेस के विरोध को अनुचितपूर्ण बनाया और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और प्रदेश दोनों की आर्थिक स्थिति के लिए आवश्यक है। मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आमजन की जरूरत को लेकर हमेशा गंभीर और संवेदनशील रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में उन्होंने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली की सौगात दी। इसके तहत उच्च हिमालय क्षेत्र में 200 यूनिट और मैदानी क्षेत्र में 100 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार और विरोध के बजाय बेहतर है कि स्मार्ट मीटर के मामले में कांग्रेस जरूरी प्रतिक्रिया की विस्तार से जानकारी ले। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं और विभाग दोनों को स्मार्ट बनने के दृष्टिगत स्मार्ट बिजली मीटर समय की आवश्यकता है। इससे बिजली खपत से जुड़ी सूचनाओं की ऑनलाइन उपलब्धता, पल पल की बिजली उपभोक्ताओं की जानकारी, आसानी से भुगतान जैसे कई विकल्प मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस स्मार्ट मीटर को लेकर दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने प्रदेश के हित के लिए कोई अगर अच्छा कार्य हो रहा हो और प्रदेश की जनता के हित के लिए अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, उसका हमेशा से विरोध करने की उनकी नीति रही है। और प्रदेश के अंदर जो बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो प्रदेश की जनता के हित के लिए है, प्रदेश सरकार के हित के लिए है। ये दोनों की आर्थिकी के लिए अच्छा है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह अराजकता का माहौल बना करके बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अविभाजित बिहार के समय रांची के पौष इलाके में बना 3 स्टार होटल अशोक आज बदहाल है। स्थिति ऐसी है कि होटल अशोक आज अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहा है। ऐसे में होटल अशोक के कर्मचारी होटल की बदहाल स्थिति के बाद अपने वेतन और समायोजन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक समय था
जब एकीकृत बिहार के समय रांची का होटल अशोक प्रतिष्ठित होटल के रूप में जाना जाता था। इसकी खासियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ आने वाले कई बड़े नेता, विदेशी पर्यटक और सेलिब्रिटी इसी होटल में आकर ठहरते थे। लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज यह होटल भूत बंगला बन चुका है। इसमें कार्यरत कर्मी बकाया पैसा लेने के लिए दरबदर भटक रहे हैं और यहाँ भीख मांगने को मजबूर हैं। आंदोलन पर उतरे होटल अशोक के हाउसकीपिंग स्टाफ ने बताया कि बकाये पैसे का भुगतान होने तक चरणबद्ध रूप से आंदोलन जारी रहेगा। अभी तक सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने के सिवा हम जैसे कर्मियों पर कोई रहम नहीं दिखाई है। इस पूरे मामले में कर्मचारियों ने आईटीडीसी को जिम्मेदार ठहराया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में के लिए बस इतना ही। नमस्कार।